हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए आज हमारे इसके बहुत ही शानदार सेशन में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होने, इसमें जो है कि कैसे प्रश्न आता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित हम इसको प्रश्न आपको बताएंगे। और ये सभी के सभी प्रश्न पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर आधारित है और ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न, जैसा प्रश्न आपको इस वीडियो में कराया जाएगा या इस पेपर में कराया जाएगा, ऐसा ही प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में छपेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछने का तरीका है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि एक एक प्रश्न पर कमांड करिए, बनाइए, देखिए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न का जो सही आंसर है उसको तो दिया ही जाए, प्लस उसके साथ जो भी आंसर और भी ऑप्शन दिया गया है उसको भी हल किया जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह का एक भी वीडियो देखना मिस ना कर पाए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एग्जाम के समय आपके लिए बहुत ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता रहेगा बिना झिझक के कमेंट में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बता दीजिएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में से भारत आए थे? ऑप्शन ए फर्स्ट टॉमस रो, सेकंड फायान, तीसरा वेनसांग। मतलब इन तीनों में से सबसे पहले भारत में कौन आया? तो सबसे पहले भारत में फायान आया, जो कि एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में लगभग 400 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति वेनसांग था, जो कि चीनी बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 630 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी के बीच भारत आया था। और वे तीसरा जो टॉमस रो है, ये अंग्रेज राजदूत जहांगीर के शासनकाल में था। ये एक अंग्रेज राजदूत था जो कि 17वीं शताब्दी में 1615 ईस्वी से लेकर के 1619 ईस्वी तक के बीच में ये भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर, मतलब पहला, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो प्लासी का युद्ध था, जो कि 3 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था इन दोनों के बीच में। और ये रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला थे। और सिराज उद दौला के हारने का मुख्य कारण था कि उनका सेनापति जो मीर जाफर था उसने इनके साथ विश्वासघात कर दिया था। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। और कब लड़ा गया था? तो 3 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेल्लेजी, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका कहने का मतलब कि जिस भी कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं होता था उस कंपनी को हड़प कर उस पर खुद राज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे देखेंगे। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन बी हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि इनके 9 रत्नों में से, मतलब जो इनके 9 मंत्री थे उनमें से एक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फायान,
ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है वो मौर्यकालीन भारत का एक ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। इसमें सब मौर्यकालीन घटनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इतिहास का प्रश्न चल रहा है, यहाँ पे 10 प्रश्न इतिहास के होंगे। उसके बाद हर एक टाइप के प्रश्न है, हिंदी के भी हैं, साइंस के भी है, मतलब कि स्टैटिक जीके के भी सभी टाइप के इसमें प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, प्रथम बार भारत आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1928 को ये भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया था और ये भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य था 1919 ईस्वी में, जो कि मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रभावशीलता के जो कि अवकलन था उसको करना था इसको। और ये 3 फरवरी, अगर डेट पूछा जाए तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। और यहाँ पर जो मेगास्थनीज है इनके बारे में एक और तथ्य याद आ गया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकट निकेटर के दूत के रूप में आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यहाँ पर जो है कि पूर्ण स्वराज जो कि 29 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान करें। ए वाला है इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका लाला हरदयाल। ऑप्शन दूसरा वाला है गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी मित्र मेला, बीडी सावरकर, होम रूलिंग। मतलब कि इसमें किसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन है यहाँ पर ए का संबंध ए से है, बी का 2 से है, सी का 3। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मतलब कि जो कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। और ये गठन कहाँ किए थे तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से जापान जाते हैं तो वहाँ पर लगभग 20,000 कैदी होते हैं, जिसमें से एक कैदी होते हैं, मतलब कि ये भारतीय कैदी होते हैं। इनमें से एक कैदी होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। और पीएम जापान के जो प्रधानमंत्री थे हिंदे तेजो से मुलाकात के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी जब ये जापान गए थे गठन करने के लिए तो हिटलर ने इनको सलाह दिया था कि जापान जो है कि आपके देश के काफी नजदीक है तो वही आपकी मदद कर सकता है, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। और यहाँ इसका जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किया है वो कैप्टन मोहन सिंह ने 20,000 लोगों के साथ किया है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि इसका पुनर्गठन किसने किया है तो इसका पुनर्गठन रास बिहारी बोस ने किया है। फिर जब रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया तो वो गए और वहां उसकी जाकर कमांड संभाले, तभी इसका नाम बदलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज रख दिया था। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके सामने ये गदर पार्टी के बारे में बताया गया। तो गदर पार्टी का जो गठन किया था लाला हरदयाल ने किया था। और यहाँ पे जो मित्र मेला है इसका गठन बीडी सावरकर ने किया था और होम रूल लीग का एनी बेसेंट ने किया था। तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 8वां देखेंगे, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के केस में शामिल था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी अभिनव भारत ग्रुप,
ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि यह घटना घटी आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। यह घटना लखनऊ के पास काकोरी में घटी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खजाने को भारतीयों द्वारा लूट लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे 11 नंबर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कृष्णा नदी के पर बना हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है, जो कि तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि ये किस राज्य में किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी को। अगर डेट के बारे में बताया जाए तो ये 29 मई 1953 ईस्वी को तेजनिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट की प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भरतपुर स्थित अभ्यारण्य या पक्षी उद्यान का नाम है? ऑप्शन ए भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कोलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी घटप्रभा अभ्यारण्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे, भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राजहारा, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है ये जगह। तो ये कहाँ स्थित है भिलाई? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, इसको देखेंगे हम लोग। किस तरह के प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है? ऑप्शन ए जोजिला और बोर्जिल जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए बारा लापचाला और उत्तर प्रदेश सिपकीला, 3 वाला है थांगाला नीति पास हिमाचल प्रदेश और लिपुलेख, चौथा वाला है नाथुला और जेलेपला सिक्किम। मतलब जो इसका ऑप्शन है कि 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों गलत है, ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों गलत है, ऑप्शन डी 1 2 3 सब गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी पहला और चौथा सही है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर देखेंगे यहाँ पे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी, यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ गया है, 5 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स को भी मिलेंगे, जो कि पेपर में जिस तरह से आते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है कि अगर बढ़ेगी तो इसके फलस्वरूप निजी प्रवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको बोला जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये CSO का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन बी सी द्वितीयक, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तृतीयक होगा। और जो प्राथमिक होता है इसमें प्रकृत वस्तुओं का निर्माण होता है, द्वितीय में विनिर्माण होता है। जैसे कि पहले में प्रकृति से जो वस्तुएं पाई जाती है उसे प्राकृतिक, और द्वितीय इन वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है ले जाकर फैक्ट्रियों में। ठीक है, तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता,
ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडवर्ड। तो इसका जो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो तीसरा वाला है एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब कि जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पॉलिटी वाला सेक्शन शुरू होता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह का एक भी वीडियो देखने से मिस ना कर पाए। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर चलिए हम लोग अपने प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल। मतलब कि इसमें राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से अगर इसके पहले वाले प्रश्न पर देखा जाए तो अगर पुलिस है तो हर राज्य की अपनी एक पुलिस होती है। कानून व्यवस्था होता है तो केंद्र के साथ साथ राज्य भी अपने राज्यों के लिए भी राज्य सरकार कुछ अलग से कानून व्यवस्था बनाती है। और जेल हर राज्य का, किसी भी छोटे बड़े कैदी को आप उठाएंगे तो नहीं कि उसको सीधे सेंट्रल जेल में शिफ्ट करेंगे, पहले उसे आप अपने लोकल जेल में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद सेंट्रल जेल में भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, जो कि भारत की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40 है, जो कि भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित किया जाता है। ये डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी मतलब राज्य की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 क तक, 51 और 51 क तक सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो है कि इसमें राज्य का कर्तव्य होगा जो आपको देगा, जो आपको सुविधाएं देगा, आपको मतलब कि स्वतंत्रता या जो भी उसका कार्य है वो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटी समाप्त हो गया। इसके बाद आता है आपका साइंस वाला सेक्शन। साइंस वाले सेक्शन में भी आपको टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे, तो आप प्रश्नों को देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। ये काफी आसान प्रश्न होते हैं, आंसर देने लायक प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो स्विच बंद होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह चालू होता है, और जब स्विच खुल जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जब ये इस तरह इस पोजीशन में है तो ये एक खुला सर्किट है, और जब यहाँ पर ये इस पर आकर ओवरलैप कर गया तो ये एक बंद सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओम। ये जो फैराडे है ये संधारित्र का होता है, और ये जो वोल्ट है ये विभवांतर का होता है, और एम्पियर जो कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर और आपको बता देता हूँ। ये एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये शायद ऑक्जेलिक अम्ल ये मधुमक्खियों के डंक में शायद होता है। नहीं, फार्मिक अम्ल जो होता है ये मधुमक्खियों के डंक में होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये एक्जिलेट इसको बोला जाता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्कटजनक रसायन से होता है। ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा या अस्थमा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतश्चर्म एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी अधिचर्म एपिडर्मिस, ऑप्शन सी चर्म डर्मिस, ऑप्शन डी विशिष्ट चर्म स्पेशियल डर्मिस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिचर्म एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये देखिए ये हिंदी वाला सेक्शन चालू हो गया, इसमें भी आपको टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे, और जो पेट ने सिलेबस तय किया है उसी के अनुसार यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी से, मुहावरे और लोकोक्तियां से, इन्हीं सब टॉपिकों से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर तीक्ष्ण का विलोम शब्द है ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी कुंठित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुंठित होगा। तीव्र का विलोम शब्द धीमा होगा। तृष्णा मतलब भूख होता है, तो भूख का भरा हुआ या संतृप्त होगा। और त्यागी मतलब जो सब कुछ त्याग दिया हो, तो ग्रहणी हो सकता है या गृहस्थ हो सकता है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गजवदन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए गर्जन, ऑप्शन बी मेघनाथ, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणपति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन ए कंटक, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी कुचैला, ऑप्शन डी कंटकाकीर्ण। तो 33 का जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, कांटों से भरा हुआ कंकटाकीर्ण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दूध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन बी मिलजुल कर रहना, ऑप्शन सी पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उचित निर्णय करना, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुद्ध वर्धनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए ब ही पर बहिष का मंत्रा बहिष्कार, बी बाहिष्कार, सी वाला बहिष्कार, डी वाला बाहिष्कार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा बहिष्कार, जो कि यही सही है, बाकी ये सब 3 के 3 गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है राजस्थान, जो है कि अपने राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड को पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर है, आयुष मंत्रालय द्वारा आपका नमस्ते योग शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने भारत का पड़ोसी देश का जो कि एक शार्ट रिवीजन आपके लिए कराया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर उसको चेक कर लीजिएगा, या मैं इस वीडियो के आई बटन में मतलब इंड बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। सभी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनका क्या उपनाम है, उनका क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, सब कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल बताया हुआ, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। बांग्लादेश की राजधानी आपका याद नहीं जा रहा अभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बांग्लादेश की राजधानी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद 42वां क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। और जब यहीं पे बात करें लोकसभा के सदस्यों का, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व के संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, और ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी स्मर्डम, ऑप्शन डी वियना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। और आपको ये बताना है कि खजुराहो मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो यहाँ पर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि खजुराहो मंदिर किस देवता से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव किस राज्य में से संबंध है? मतलब कि जो प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव है, किस राज्य से इसका संबंध है? ऑप्शन ए केरल से, ऑप्शन बी बिहार से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी ओडिशा से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जो कि एक हरितगृह गैस नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन डी विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये आपको अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को मिस ना कर पावे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन प्रश्नों का उत्तर पूछा गया आप उनको कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो अभी फ्रेशर है, जो अभी 12th पास करके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है माना जाए तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये सारा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।